नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जोशीमठ में भूधसाव का मामला, निरीक्षण भवन पर आई मोटी दरारें। खतरे को देखते हुए प्रशासन ने जेसीबी से किया ध्वस्त, निरीक्षण भवन को ध्वस्त किया। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का जोशीमठ दौरा, राहत शिविरों में पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर जाना हाल, उचित सहायता का दिया आश्वासन। राजा भरत की जन्मस्थली कर्णवास में नए सिरे से होगा विकास, पुराने प्रोजेक्टों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने मौके पर जाकर किया निरीक्षण। विकास हेतु 19 जनवरी से सिसागंज में शमशान कमेटी द्वारा बनाई गई दुकानों पर जमीन मालिकों ने किया दावा, प्रशासन से गुहार के बाद उप जिलाधिकारी ने की पड़ताल। और पहाड़ों और मैदानों में कोहरे और हाड़ कपाने वाली ठंड की दोहरी मार, मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। पर्यटक नगरी धनोल्टी में सीजन की दूसरी बर्फबारी। और खबर है विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में जोशीमठ में चल रहे राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि जोशीमठ में भूधसाव के कारणों को लेकर सभी तकनीकी संस्थानों और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आते ही आगे की योजना पर तेजी से कार्य किए जाएं। जोशीमठ के भूधसाव क्षेत्र के अध्ययन की फाइनल रिपोर्ट के बाद ट्रीटमेंट के कार्य तेजी से सुनिश्चित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विस्थापन के लिए वहां के लोगों से मिलकर सुझाव लिए जाएं। जिलाधिकारी चमोली स्थानीय लोगों से सुझाव लेकर शासन को रिपोर्ट जल्द से जल्द भेजें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जोशीमठ के प्रभावित क्षेत्र से जिन लोगों को विस्थापित किया जाएगा उनको सरकार की ओर से बेहतर व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य के जिन शहरों में समुचित ड्रेनेज प्लान एवं सीवर सिस्टम नहीं है, उनमें ड्रेनेज और सीवर सिस्टम के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य योजना बनाई जाए। कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट को कंपाइल करेंगे। एनडीएमए की टीम पूरा उसको देखेगी। उसके बाद जो नई जगह जिसका हम लोग कर रहे हैं, एक तो नई जगह के बारे में है कि नई जगह का ठीक प्रकार से हम लोगों को उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ किन कारणों से वहाँ पर ये हो रहा है यह भी, और जो राहत के काम चल रहे हैं उनकी समीक्षा की है उसमें। और स्थानीय लोगों के साथ जो कमेटी बनाई है डीएम ने, उनके साथ मिलकर नई जगह की तलाश और मुआवजे से संबंधित जितने भी प्रकरण हैं उस पर उनकी राय लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ आपदा को लेकर सोशल मीडिया या ट्वीट के माध्यम से किए जा रहे भ्रामक प्रचार पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त लहजे में कहा कि जोशीमठ आपदा के बहाने कुछ लोग उत्तराखंड की स्थिति को भयानक दिखा रहे हैं, जो सही नहीं है। जोशीमठ में अब भी 70% जनता सामान्य जीवन जी रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूरे देश भर से कुछ लोग ट्वीट के माध्यम से, कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अनेकों माध्यमों से उत्तराखंड की स्थिति को बहुत भयावह दर्शा रहे हैं। पूरे उत्तराखंड की, जोशीमठ के समेत पूरे उत्तराखंड को कह रहे हैं कि उत्तराखंड खतरे में है, उत्तराखंड डूब रहा है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं है। और जोशीमठ में भी 70% लोग अभी आज ऐसे सामान्य जीवन जी रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति बनाने से जहां उत्तराखंड के अंदर भी एक नकारात्मक संदेश जा रहा है और पूरे देश के अंदर भी जा रहा है, क्योंकि पूरे देश की आस्था श्रद्धा का केंद्र बिंदु उत्तराखंड है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जोशीमठ देवनगरी पहुंचे। जोशीमठ पहुंचने पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज सबसे पहले उन पीड़ित परिवारों के पास पहुंचे जो पीड़ित परिवार इस वक्त राहत शिविरों में रह रहे हैं।
वहां पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मिले और उनका हालचाल जाना। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सभी पीड़ित परिवारों को भरोसा दिलाया कि सरकार आप लोगों के साथ है और हर पल आप लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। पीड़ित परिवारों ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से कहा कि बार बार उनसे खाली वायदे किए जा रहे हैं और हमें जल्द न्याय की जरूरत है। रंग लगा के टीका लगा के चले जा रहे हैं, ना तो उसकी कीमत हो रही न कुछ हो रही। इतनी मेहनत से घास बेच के लकड़ी बेच के मेहनत करके मजदूरी करके हमने तो घर बनाया है। चलो हमारे इधर से तो कोई नौकरी वाला भी नहीं है जो नौकरी पर रहा होगा और हमको बोला होगा चलो पैसे आ रहे महीने वो भी नहीं है हमारा। आज हम ये सड़कों पर बैठे हैं। इनको करना है, सरकार को कुछ करना है तो एनटीपीसी बंद करवाओ। जब एनटीपीसी बंद हो जाएगी तो हमारे जितनी भी धरती फटने शायद बंद हो जाएगी, नहीं तो हम लोग कब तक यहाँ किराए पर रहेंगे। यहाँ पर राहत शिविर लगा हुआ है, कुछ परिवार यहाँ ठहरे हुए हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने अपना कष्ट बताया है और निश्चित रूप में सरकार जो सहायता कर रही है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। मैंने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है और माननीय गृह मंत्री जी ने जो आश्वासन दिया है कि पूरी सहायता विस्थापितों की होगी, उसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं। और जैसे मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ ब्लास्टिंग हो रही है, माइनर ब्लास्टिंग हो रही है, मैंने उसी समय मुख्यमंत्री जी को फ़ोन करके उनसे आग्रह किया है कि सारी ब्लास्टिंग को रुकवा दीजिए। जोशीमठ देवनगरी के ठीक समीप बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गुजरता है और ठीक उसी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से कुछ ही दूरी पर लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन भी मौजूद है, जिसको बने हुए करीबन कई वर्ष बीत चुके हैं। बता दें कि इस भवन का निर्माण कार्य 1989 में हुआ था और इस निरीक्षण भवन पर भी आए दिन मोटी मोटी दरारें देखने को मिल रही थीं, जिसके चलते यहाँ पर रहने वाले कर्मचारियों को काफी खतरा बना हुआ था। और बड़ी बात तो ये है कि कुछ दिन पूर्व इस निरीक्षण भवन को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था और अचानक इस निरीक्षण भवन को जेसीबी मशीन ने तोड़ दिया। बता दें कि इस वक्त जोशीमठ देवनगरी में काफी हड़कंप मचा हुआ है। छब्बीस जनवरी को परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम के मद्देनजर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा देहरादून परेड ग्राउंड का निरीक्षण किया गया। परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों से कैबिनेट मंत्री खुश नजर आए। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि जिस प्रकार से निर्माण कार्य किया जा रहा है, इससे साबित होता है कि निर्धारित समय सीमा से पहले काम पूरा कर दिया जाएगा और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में इसी स्टेज का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, हमारा जो परेड ग्राउंड पे आप देख रहे हैं स्टेज बनना था और बहुत तेजी से काम शुरू हुआ, लगभग 1 महीने पहले ही शुरू किया था और आज ये लगभग अंतिम चरण में है। हम लोग 26 जनवरी हमारे यहाँ एक मुख्य कार्यक्रम होता है हमारे गणतंत्र दिवस का और हमारे विभाग के द्वारा उसको मद्देनजर रखते हुए कार्यक्रम यहाँ पे ये काम शुरू किया और आज आप देख रहे हैं कितना तेजी से काम हुआ और बहुत सुंदर काम भी हो रहा है और मैं ये मान के चलता हूँ 2-4 दिन में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी परेड ग्राउंड में जैसे घास लगी है, जो दूसरे और भी काम है, इसको मैं निरीक्षण कर रहा हूँ और मुझे खुशी है इस बात की कि आज मुझे दिख रहा है, अब देखिए सामने वॉल पेंटिंग कितनी सुंदर दिख रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम वास्तव में स्मार्ट सिटी में हैं। अब क्योंकि ये बन गया है, अब हैंडओवर करेंगे हम, तो ये नॉर्मली नगर निगम को ये हैंडओवर होता है और मेंटेनेंस की फिर जो भी जिम्मेदारी रहेगी वो नगर निगम की तरफ से रहेगी या जिसको भी अब देंगे आगे उसकी रहेगी। तो ये एक बार हमें देखना होगा कि किस तरह से इसको हम और स्ट्रीमलाइन करें और इस परेड ग्राउंड की मेंटेनेंस एटलीस्ट रहे। नहीं, थोड़ा मेंटेनेंस का इशू इसलिए भी रहा क्योंकि मूवमेंट हमेशा बना रहा है यहाँ पे परेड ग्राउंड में, क्योंकि बहुत सारे मेले भी हुए, बहुत सारे फंक्शंस भी सब यही होते रहे, तो उस वजह से इसकी मेंटेनेंस के इशू की वजह से भी इसकी ये हालत खराब हुई। राजा भरत की जन्मस्थली कर्णवाश्रम के विकास को लेकर सरकार अब नए सिरे से काम करेगा, क्योंकि कर्णवाश्रम के पुराने प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सरकार नए प्रोजेक्ट बनाएगी जिसमें वन कानूनों के नियमों का भी पालन किया जाएगा। इसी क्रम में आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर मौके पर जाकर कर्णवाश्रम और कर्णवाश्रम गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय विधायक रितु खंडूरी ने कहा कि कर्णवाश्रम के विकास को लेकर
कण्व इलाके को विकसित किया जाएगा। साथ ही कण्वाश्रम में जो झील है उस पर किस तरह से काम किया जाएगा, इस पर भी विचार विमर्श किया गया और पुराने प्रोजेक्ट को समाप्त कर दिया गया है। उसमें सबसे पहले हम कणाश्रम पहुँचे। आप लोग जानते हैं हिस्टोरिकल जगह है, लेजेंडरी है। हमारे लिए गर्व की बात है कि कोटद्वार में जो गढ़वाल का द्वार है वहाँ कण्व नगरी है, कण्व आश्रम है, जहाँ भरत की पैदाइश है और जिससे भारत नाम इस देश का हुआ है। तो मैं ये चाहती थी कि जो हमारे अफसरान हैं वो इस इलाके को देखें और हम सब मिलकर ये प्रयास करें कि इसको हम किस तरह से एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट बना सकें। सितारगंज के शमशान परिसर में बनी दुकान को किराएदार से खाली कराने के लिए भूमि मालिक ने प्रशासन से गुहार लगाई है। भूमि मालिक की शिकायत पर उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने मौके पर जाकर दस्तावेज चेक कर मौका मुआयना किया और दोनों पक्षों को 1 सप्ताह में विवाद सुलझा लेने के निर्देश दिए। तो वहीं किराएदार अतीक अहमद का कहना है कि उन्हें ये दुकान शमशान घाट कमेटी ने 1.5 लाख की पगड़ी पर दिए जाने पर आवंटित की थी, जिसका उन्होंने समय पर किराया जमा किया, लेकिन उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। किराए पे थी, हमसे इसका पैसा लिया गया था, उसकी हमें रसीद दी, तो उन्होंने हमें किराना में लिख के दिया था हमको था उसका। हम 2004 से उसमें रह रहे हैं किराएदार में, हमने उनको किराया दिया शमशान भूमि को। आज एकदम एजेंट साहब करें कि दुकान खाली करो, दुकान इनकी है। तो वो लोग नवीन टेंट वालों ने दी थी हमें, और पुरुषोत्तम लाल जी थे और क्या नाम इनका, टंडन जी। शमशान भूमि की जमीन है ये। शमशान कमेटी ने दुकान बनाई है। अब सवाल ये उठता है कि असली मालिक कौन है। किराएदारों का कहना है कि उन्हें शमशान कमेटी ने दुकान दी है, इसके बाकायदा उनके पास रसीद भी है और उनसे पैसा इसके लिए लिया गया है। जोशीमठ के सभी ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। श्री बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, भविष्य बद्री, औली सहित सभी पर्यटक स्थल से लेकर तीर्थ स्थलों में देर रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। 3 इंच से ज्यादा बर्फ जम चुकी है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। वहीं देर रात से विद्युत सेवा भी ठप है। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से
तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ के सभी ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। श्री बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, भविष्य बद्री, औली सहित सभी पर्यटन स्थलों से लेकर तीर्थ स्थलों में जमकर बर्फबारी हो रही है। क्षेत्रों में देर रात से हो रही जमकर बर्फबारी 3 इंच से ज्यादा जमी हुई है बर्फ। जनजीवन व्यस्त व्यस्त हो गया है। देर रात से विद्युत सेवा भी ठप है। जोशीमठ के सभी ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। देर रात से यहां बर्फबारी हो रही है। 3 इंच से ज्यादा की बर्फ जमी हुई है। जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। देर रात से विद्युत सेवा भी ठप है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नवीन भंडारी हमारे साथ जोशीमठ से जुड़े हुए हैं। नवीन, क्या कुछ मौसम के हालात बने हुए हैं जोशीमठ में? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से मौसम का मिजाज 2 दिनों से बदला हुआ था और देर रात फिर एक बार ऊंची चोटियों में बर्फबारी देखने को मिल गई। वहीं बात करें जोशीमठ देवनगरी को लेकर के, तो जोशीमठ देवनगरी के सारे ऊपरी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी देखने को मिल गई है। और हालांकि जोशीमठ की अगर यहाँ पर बात होती है तो लोगों की मुसीबतें भी बढ़ चुकी है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दरार आने का सिलसिला जारी है, ऐसे में लोगों में थोड़ा डर माहौल जरूर बन गया है। जी आगे के मौसम के कैसे हालात हैं? मौसम वैज्ञानिकों का इस पर क्या कहना है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से मौसम विभाग की जानकारी जो दी गई थी उत्तराखंड में, वो जानकारी यहाँ पर बिल्कुल सटीक साबित हुई। और लगातार जिस तरह से मौसम का जो मिजाज बदला हुआ है, वहीं बद्रीनाथ की बात की जाए, केदारनाथ की बात की जाए, चाहे हेमकुंड साहिब की बात की जाए, चाहे भविष्य बद्री की बात की जाए, चाहे औली की बात की जाए, तमाम तीर्थ स्थल से लेकर पर्यटक स्थल इस वक्त बर्फबारी की चपेट में है। और जिस कारण इस वक्त निचले इलाकों में जबरदस्त कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन, तमाम जानकारी के लिए।
तो वहीं उत्तरकाशी में मौसम विभाग का अनुमान भी बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। निचले इलाकों में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तो वहीं अगर बात की जाए ऊंचाई वाले इलाकों की, जैसे कि मां गंगे का मायका मुखवा और हरसिल वैली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। लगभग 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी है और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। तो देहरा ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। उत्तरकाशी में मौसम विभाग का अनुमान बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। तो बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुमित उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, उत्तरकाशी में कैसे हालात हैं मौसम के? पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में कैसी स्थिति बनी हुई है? कल रात से यहाँ पर निचले इलाकों की बात की जाए तो निचले इलाकों में जबरदस्त बारिश देखने को मिली है। और ऊपरी इलाकों की बात की जाए जैसे कि गंगोत्री और यमुनोत्री, शीतकालीन मायका, मां गंगे का मुखवा जैसे तमाम हर्सिल वैली में यहाँ पर काफी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। अभी हो रही है क्योंकि लगातार बर्फबारी का जो सिलसिला है वो जारी है और 1 फीट से ऊपर यहाँ पर जो बर्फ है वो पड़ चुकी है। जहाँ पर जो अभी राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो काफी बर्फ पड़ी हुई है और यहाँ पर जो बीआरओ द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू करने में प्रयास किया जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तराखंड में मौसम ने पलटा खाया। पूरे प्रदेश में तेजी से बढ़ी सर्दी, पिछले कई दिनों से हाड़ कपाने वाली ठंड। मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। टिहरी जिले के पर्यटन नगरी धनोल्टी में अच्छी बर्फबारी है। पर्यटक नगरी धनोल्टी में सीजन की दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी के चलते पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों के चेहरों पर खुशी का माहौल है। हल्द्वानी के सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा की। इस दौरान मनरेगा के तहत बनने वाले जलाशय और वृक्षारोपण की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को मनरेगा के तहत जलाशय निर्माण और छूटे हुए कार्यों को तेजी से काम करने के निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, कृषि विभाग, उद्यान विभाग और सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा की और मार्च से पूर्व विभागों को दिए गए लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को किसानों और फल सब्जी उत्पादकों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का 100% लाभ दिए जाने के निर्देश दिए हैं। हम 2,60,000 से अधिक पौधे फ्री किसानों को हम दे रहे हैं। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि पूर्व में एक पर्टिकुलर ब्रांड को सरकार निर्धारित कर देती थी कि आप इसी ब्रांड का जो है पौधा खरीदेंगे। हमने 100 से अधिक उन्नतिशील किसानों को देहरादून में बुलाया। हमने कहा जो किसान की डिमांड होगी उसके अनुरूप उसको जो है पौध दी जाएगी, क्योंकि हमारा ध्येय है कि जब 2025 में हमारा राज्य 25 साल का हो, हमारे हॉर्टिकल्चर का जो है उत्पादन दुगना हो, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार मिलेट्स 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है। जो मोटा अनाज
पहले गरीबों की थाली में होता था, जो मडुआ झिंगोरा खाता था उसको गरीब कहा जाता था। आज इसकी डिमांड बड़े बड़े 5 स्टार होटल में बड़े लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में इसको शामिल किया है। और हम जो 5 किलो फ्री राशन हम राशन की दुकानों में देते हैं, 13 लाख कार्ड धारकों को हम 1-1 किलो मडुआ देंगे। रॉयल्टी की दरों में कटौती के बावजूद भी गोला संघर्ष समिति का धरना मोटा हल्दू में 41वें दिन भी जारी है। गोला संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और खनन व्यवसायियों का कहना है कि भले ही सरकार ने रॉयल्टी की दरों में कटौती कर दी हो, मगर कई बिंदु ऐसे हैं जिन पर अभी तक समझौता नहीं हुआ है और न ही गाड़ी मालिकों की समस्याओं का निस्तारण हुआ है। ऐसे में लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उसको 41 दिन हो गए, मांगे अभी क्या पूरी हुई है? एक ही तो मांग पूरी हुई है। 7 मांगों में 1 मांग पूरी हुई है, तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। हम ये मांगे कुछ नहीं होती है। ये मांगे हमारी मेन मांगे परिवहन को लेकर है। यहाँ देखिए आप गन्ना ढोल लिया ट्रैक्टर ट्राली, उसमें तो डबल टैक्स नहीं है, लेकिन गोला के अंदर जो ट्रैक्टर जा रहा है उसमें डबल टैक्स ले रहे हैं। गाड़ियाँ हमारी सिलेंडर हमने कागज नहीं निकाले, सरकार ने ज़बरदस्ती उसमें जो है टैक्स और पेनाल्टी भरनी शुरू कर दी है। बात बताइए।